सनी साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके, क्योंकि आपने लगातार चित्रकला के क्षेत्र को विकसित किया है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसे ऊंचाइयों प्रदान करने में। जी। ये सफ़र कैसे शुरू शुरू हुआ? ये मान के चलिए कि बचपन से ही मुझे इस विधा का शौक था। ये मान के चलिए कि ये बात कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि मैंने छोटी छोटी पेंटिंग बना के मैंने अपना शिक्षा का क्षेत्र इसी से पूरा किया। मध्य प्रदेश में एक दमोह जिला है, वहाँ से हूँ और मेरा पालन पोषण, मेरे शिक्षा सब वहीं से हुई। और लगभग ये मान के चलिए कि 15-16 साल से पहले 14 साल की उम्र से ही मैं लगभग चित्रकला का काम करने लगा था और बहुत संघर्ष किया है मैंने चित्रकला को बनाने, क्योंकि उन दिनों साधन होते नहीं थे। जो कुछ भी घरेलू सामान होता था उसी से मैं करता था। पेंसिल खरीदना भी मुश्किल होता था, एक ही पेंसिल से सारे काम होते थे। स्कूल पहुंचने के समय जो मुझे अपने आप से पेंटिंग में रुचि और बढ़ी, तो वो इसलिए बढ़ी कि भूगोल के चित्र बनाना, ग्रह विज्ञान के चित्र बनाना, इससे मेरा हाथ और साफ होता गया। और ऐसे कुछ मौके मिले कि मेरे चित्रों को जब कॉपी में देखा जाता था तो टीचर्स मुझसे ये कहते थे कि क्लास को सजाने का काम भी राज सैनी का रहेगा, अब वो बड़े बड़े चार्ट बना के क्लास को सजाएगा। वो प्रोत्साहन मुझे मिला तो शायद वो भविष्य में सोचा भी नहीं था कि ये हमारा एक जीवन यापन का साधन बन जाएगा। सैनी साहब, हर कलाकार के पीछे बहुत सारा जो उसका बैकग्राउंड होता है वो देखा जाता है कि यदि कलाकार कोई व्यक्ति है तो उसके परिवार में भी ऐसा कोई माहौल रहता है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ माहौल आपको मिला या फिर आपकी खुद की ये प्रेरणा रही? स्वयं से आप ये मान के चलिए कि हमारे परिवार की बात तो ठीक है, हमारे पूरे खानदान में दूर दूर तक कोई कलाकार नहीं हुआ है। ये स्वयं कुछ ईश्वर की इच्छा ऐसी रही कि मेरे अंदर वो विधा डाली गई। हाँ, पापा का प्रभाव थोड़ा रहा है कि पापा बहुत अच्छी देवनागरी लिपि लिखते थे। वो लिखाई मेरे हाथों में आई और मतलब बिल्कुल ऐसे लगता था कि एक एक शब्द उनका रामायणी हुआ करता था, कि जैसे रामायण लिखी जा रही हो। तो पापा का लिखावट पे प्रभाव तो रहा, लेकिन चित्रों का प्रभाव स्वयं ही निर्मित हुआ। तो शुरुआत में आपने जब चित्रकारी शुरू की तो किस तरह की चीज़ें आपने ज़्यादा उकेरी कैनवास पर, और किससे आप ज़्यादा प्रकृति के करीब रहे या फिर दूसरे चित्रों के करीब रहे? ये मान के चलिए कि शुरू से मैंने नारी को आदर्श माना। मैं अपनी माँ के साथ अकेला रहता था, क्योंकि पापा जो थे, मेरे पिताश्री जो थे, वो बाहर नौकरी में थे, बाहर जाते थे, अक्सर उनका बाहर जाना रहता था। तो हम लोगों की कहीं ना कहीं से अव्यवस्थाएं होती थी परिवार में। तो माँ के साथ ज़्यादा रहा। माँ जिस परिवेश में रहती थी वहाँ कहीं ना कहीं से कई प्रकार की पीड़ाएं मैंने आसपास देखी, जो महिला समाज की बोलना चाहिए। माँ थी, नानी थी, आसपास मामी थी, जो भी लोग थे। तो कहीं ना कहीं से पारिवारिक स्थितियों में मैंने ये देखा कि अंदर से भी मैं बहुत संवेदनात्मक आज भी हूँ, कि मुझे किसी का दुख नहीं देखा जाता। मुझे बात करते करते रोना आ जाता है। अगर मुझे लिखने का, गाने का जो शौक़ है उसमें भी कहीं कहीं कोई बात आती है तो मैं अपने आप में, मेरी आंखें गीली हो जाती हैं, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाता। तो ये मान के चलिए कि मेरे चित्रों में मैंने नारी को आदर्श माना और नारी जीवन को लेके मैंने उसके हर दुख सुख के पहलुओं को चित्रों में उजागर किया। सैनी साहब, कौन सा ऐसा मोड़ आप बताना चाहते हैं या कौन सी ऐसी बात आपको ऐसी लगती है जिसमें आपको लगता है कि अब मुझे बस ये चित्रकला की राह पर ही आगे बढ़ना है और यही मेरी अब जीवन यापन का साधन भी होगा और यही मेरी आने वाला सफ़र भी होगा? ये मान के चलिए कि वैसे तो अब हम उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उसको लेके अगर बात की जाए तो इससे पहले का जो पहलू था, कि जब बोलना चाहिए कि हमारी चित्रकारी बहुत चरमोत्कर्ष पे थी और चल रही थी, और जब पैसा आने लगा तो लगा कि यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमको बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां मिली। लेकिन नौकरियों में ये था कि हम किसी के अंडर में रह के काम करें, लेकिन हमारी एक स्वतंत्र उड़ान थी कि मुझे कला के ही क्षेत्र में काम करना है। तो जो भी मुझे मौके मिले तो या तो मैंने कला संस्थानों में काम किया, और जब स्वयं को लेके, कला को लेके जब मैंने आगे बढ़ाया तो मुझे ये लगा कि नहीं, कहीं भी हम नौकरियों में रह के कला की उतनी सेवा नहीं कर पाएंगे जितनी हम करना चाहते हैं। हमें स्वतंत्र कलाकार के रूप में काम करना था। और ये मान के चलिए कि उम्र में शादी विवाह होने के बाद, परिवार को संभालने के बाद ये लगा कि अब हमारी जो कुछ तपस्या है वो कला के प्रति ही है, और मुझे वो करना है जो आम लोगों से हटके हो, आम चित्रकारों से हटके हो। क्योंकि मेरा एक जो स्वयं का जिद करने का नेचर है उसमें एक बात शामिल है कि
मैं वो करूँगा जो कॉमन ना हो, मैं वो करूँगा जो लोगों से हट के हो। और इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैंने गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के लिए काम किया तो मैंने अकेले किया, मैंने सबसे छोटी पेंटिंग बनाई तो वो भी मैंने अकेले किया, मैंने गीता के 18 अध्याय लिखे पत्थर के ऊपर तो मैंने अकेले लिखे, मैंने 72 घंटे नॉन स्टॉप पेंटिंग का रिकॉर्ड बनाया तो मैंने अकेले किया। तो ये मेरे एक स्वभाव में है कि मैं भीड़ में शामिल होना नहीं चाहता हूँ, बल्कि जहाँ मैं खड़ा हूँ या जहाँ मेरा काम हो वहाँ भीड़ लगे। फेस इन द क्राउड वाली बात को आप चरितार्थ करना चाहते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एक अलग राह पर चलना और अलग मुकाम बनाना अपने आप में बहुत ही अनूठी बात होती है। कोई साथ ना दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आँख से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है। इस बात को तो मैं अपने जीवन में लेके ही चलता हूँ कि हमने ये देखा है कि जीवन में अगर आप भीड़ में शामिल होंगे और कई भीड़ का सहारा लेके आगे बढ़ना चाहें, आप दूसरों पे निर्भर होकर काम करना चाहें, तो शायद आप वो सब नहीं कर पाएंगे जो स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि संगीत, साहित्य और कला ये तीनों विधाएं ऐसी हैं, ऐसी तपस्या है कि आप अकेले ही जितना करेंगे उतना ही उसका परिणाम मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत ही लंबा सफ़र आपने तकरीबन 30 साल आपको पेंटिंग करते-करते हो गए हैं और इस 30 सालों में आपने बहुत कुछ किया है, बहुत सारी आपने चित्र बनाए हैं, बहुत सारे आपको सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। अब मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ अभी आपने जो एक नया इनोवेशन किया है जिसको बोल सकते हैं या नई फिर आपने एक राह चुनी है हमारे देश के और दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आपने चित्रों को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में तैयार किया है। इसके बारे में कुछ बताएं कि ये विचार आपके मन में कैसे आया? ये किस प्रकार से ये विचार आपको मजबूर कर गया कि आप मोदी जी के चित्रों को उकेरें? कलाकार, संगीतकार, साहित्यकार, कवि, ये जो भी लोग हैं इनको सामयिक विषयों पे काम तो करना चाहिए, ये तो यथार्थ सत्य है। ऐसे में जब मोदी जी, हिंदुस्तान के माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और कुछ ही दिनों में संपूर्ण विश्व के चहेते बन गए और सारा विश्व के केंद्र बिंदु बनने के बाद जहाँ देखो जहाँ एक ही नाम लोगों की जुबान पर था, उस वक्त मेरे मन में आई कि भाई एक एक कोई व्यक्ति बहुत सालों के बाद ऐसा मिला है कि जिसकी तरफ सारे लोग झुके हुए हैं, उनकी कार्य करने की शैली, उनके काम करने का तरीका जो था वो अगर सबको प्रभावित कर रहा है तो मैं अछूता क्यों रहूं? मैं अपना समर्पण कैसे जाहिर करूं? तो मेरा अपना जो कुछ भी, ये बात मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है बताने में कि अपनी पॉकेट मनी बचा के काम करना या उनकी पेंटिंग के ऊपर खर्च करना, ये मैं अपना सौभाग्य समझ रहा था और मैंने अपने अपने कैनवास के ऊपर उनकी कार्यशैली को उभारने की कोशिश की और संपूर्ण विश्व में जितना उन्होंने भ्रमण किया और जितनी बड़े बड़े हस्तियों से वो मिले, उन सारी हस्तियों को मैंने उनके साथ अपने चित्रों में उभारा। उभारने के साथ साथ अब मेरी बात ये थी कि साहब मोदी जी के ऊपर दुनिया के लोग काम करते हैं लेकिन श्रृंखलाबद्ध कोई नहीं करता, तो मैंने एक पूरी सीरीज उनकी बनाई जिसमें 25 चित्रों को मैंने शामिल किया। उन 25 चित्रों में जो भी देश विदेश में वो गए और जिन बड़े लोगों से मिले, मैंने उनके साथ उनका चित्रांकन किया और हर चित्र को जीवंत बनाने के लिए मैंने हर चित्र के साथ पूरा न्याय किया। अब बात आई कि ये उनके प्रति मेरा समर्पण था, लेकिन फिर भी मैं औरों से हट के और क्या कर सकता हूं? तब मेरे मन में एक बात आई कि मैं क्यों ना नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा चित्र बनाऊं जो दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन जाए। तब मैंने 1000 स्क्वायर फीट की पेंटिंग, जिसका हमने नाम दिया मूड्स ऑफ नरेंद्र मोदी, उनमें उनके विभिन्न प्रकार के चेहरों को, विभिन्न प्रकार के उनके चेहरों के भाव को, मुद्रा को और उनकी सोच को उस लंबे कैनवास पे मैंने दिखाया और वो सारी तैयारियां मेरी पूरी हो चुकी हैं। अब मेरा जो प्रयास है कि कोई भी माध्यम से मैं उन तक पहुंच पाऊं, ये चित्र उनको सौंपूं, जो मेरा समर्पण है। मैं अपेक्षाकृत नहीं हूं कि मुझे उनसे उसके बदले में कुछ चाहिए, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो शायद मेरे चित्रों की श्रृंखला और मेरा जीवन सार्थक हो जाए। वाकई बहुत ही सुंदर प्रयास आपका है और आपने लगातार प्रधानमंत्री जी के आपने बहुत सारे वृत्तांतों को इसमें शामिल किया है, उनकी यात्राओं के बहुत ही ख़ास लम्हों को शामिल किया है। आप को कितना वक्त लगा इन सभी पेंटिंग्स को तैयार करने में और जो आपने रंगों का इस्तेमाल किया है वो कौन कौन से रंग आपने शामिल किए? ये मान के चलिए कि सफ़र तो ऐसे शुरू हो गया था कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पद ग्रहण किया, लगभग मई 26 के आसपास की बात थी और 5 जून को पर्यावरण दिवस था। ऐसे में मैंने पहला समर्पण और पहली श्रद्धा उनके प्रति जो जाहिर की, वो मैंने फूलों के रंग से उनकी एक 12 फुट की पेंटिंग बनाई। फूलों के रंगों को निकाला और
प्राकृतिक रंगों के माध्यम से अपने कैनवास पे मोदी जी का चित्र बनाया। एक माध्यम मुझे मिला था, उसके माध्यम से मैंने उनके पास तक उसको भेजा, जिसकी सराहना मुझे मिली, वहाँ से पत्र भी आया था। ये मान के चलिए कि बाकी जो चित्र बने तो लगातार मुझे 3 वर्ष इस पूरे चित्रों में लगा, और इन 3 वर्षों की जो मेरी कला की यात्रा थी और जो मेरे इसमें जो मैंने आदरणीय मोदी जी के चित्रों को बनाया, उसमें मैंने ऑयल कलर का इस्तेमाल किया है ताकि कोई भी चित्र 50 साल 100 साल खराब ना हो। कैनवास का इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छे कैनवास मैंने लिए हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही महंगे किस्म की मैंने उनमें फ्रेमिंग कराई है। तो आज मैं सामान्य तौर पे ये लिख के दे सकता हूँ, या मैं सामान्य तौर पे ये बता सकता हूँ कि जहाँ भी इन चित्रों का संकलन मेरा लगेगा, ये चित्र लगभग 50 साल 100 साल तक की उम्र के हैं। तो आपका एक प्रयास तो प्रधानमंत्री जी तक अपने चित्रों को पहुंचाने का रहा ही है और रहेगा, और निश्चित रूप से आपको इसमें कामयाबी भी मिलेगी। आप आम जनता की इन चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए, पहुंचाने के लिए आप इसकी प्रदर्शनी भी कुछ तैयार कर रहे हैं ताकि लोग भी आपके इस काम को देखें? मेरे मन में हमेशा से रहा है कि जो व्यक्ति संपूर्ण विश्व का केंद्र बिंदु बन के आज लोगों के बीच में है, तो मेरे चित्रों का उनके आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद वो लोगों तक पहुँचे। और जो भी आज सबसे बड़ी चीज़ ये होती है समाज के अंदर कि कलाकार एक फ़कीर होता है, कलाकार एक फक्कड़ होता है, कलाकार अपने आप से कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो कलाकार है। अगर उसको सामाजिक तौर पे कहीं से कोई ऐसी मदद मिली या किसी का सहयोग मिला, तो हम तो ये चाहेंगे कि संपूर्ण चित्र किसी विशेष अवसर पे उन चित्रों का लोगों तक प्रदर्शन हो। वैसे भी वो आप सबके माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक दिखाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मंच पे अगर वो सारे चित्र लगेंगे तो ये और मेरे लिए एक उपलब्धि होगी। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं सैनी जी। अच्छा, आप अधिकतर रियलिस्टिक में काम करना पसंद करते हैं, जबकि आजकल बहुत सारी विधाएं हैं, लोग मॉडर्न तरीके भी इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग में। तो आपको सिर्फ ये रियलिस्टिक में काम करना क्यों पसंद आता है? ये बात तो ऐसी है साहब कि आज के ज़माने में जैसे संगीत को आप ले लें, तो संगीत में जिस प्रकार का संगीत चल रहा है, लेकिन एक मुट्ठी लोग हैं गज़ल सुनने वाले। तो गज़ल की जो अपने आप में एक गरिमा है, उसकी जो एक विधा है, उसकी जो अपने आप में संवेदनात्मक शैली है, जो कुछ भी है, उसके चाहने वाले भी एक मुट्ठी लोग तो हैं। तो जैसे, और बाकी जो भीड़ है वो एक तरफ है। तो ऐसे ही मॉडर्न आर्ट में, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में और रियलिस्टिक पेंटिंग जो मैं कर रहा हूँ, तो आज अगर 75 या 90% लोग अगर मॉडर्न आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने गज़लों के माफिक अपने यथार्थ चित्रों को, यानी रियलिस्टिक पेंटिंग को जिंदा रखा है। और उसको जिंदा रखने के लिए ये है कि कभी भी कोई प्रयास व्यर्थ नहीं होते। और आज उसका परिणाम ये है कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े घराने, हिंदुस्तान की बड़े से बड़ी हस्तियां, जिनको आज आप सेलिब्रिटी माने या हिंदुस्तान के नामी ग्रामी लोग माने, आज मेरे चित्र अगर वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो उसके पीछे यही कारण है कि मैंने उनको बचाए रखा। सैनी साहब, इसके अलावा आपने कुछ बॉलीवुड में भी पेंटिंग का काफ़ी काम किया है और बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ आप अब काम अभी भी कर रहे हैं। ये अवसर आपको कैसे मिला और इसमें आपने क्या विशेष करने की कोशिश की है? ये मान के चलिए कि जो माया नगरी के बहुत अच्छे परिवार हैं, निर्विरोध परिवार हैं, जिनका समाज में एक अपनी जगह है, ऐसे परिवारों में ये देखा गया कि बजाय प्रिंट आउट लगाने के या प्रिंट की हुई पेंटिंग लगाने के, उन्होंने यथार्थ चित्रों को पसंद किया। और उसमें ऐसा हुआ कि जब मुझे सदी के महानायक अमिताभ जी के चित्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो मेरे माया नगरी का पहला प्रयास था कि अमिताभ जी के पिताश्री की, हरवंश राव बच्चन जी की पेंटिंग, उनकी तीसरी पीढ़ी की पेंटिंग को जब हमने कैनवास पे उतारा और जब किसी माध्यम से हम उनके पास तक पहुँचे, तो उसमें यह हुआ कि यथार्थ चित्रों का और तीसरी पीढ़ी का एक दौर चल पड़ा कि जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए उसके बाद, तो उन्होंने कहा साहब धर्म जी के परिवार की तीसरी पीढ़ी बनाइए, बाल ठाकरे जी के परिवार की तीसरी पीढ़ी बनाइए, लता जी के जीवन पे आप काम करें। तो ऐसे मौके मिले और माया नगरी में मेरा जो प्रवेश हुआ, आज उसके बाद आप ये मान के चलिए कि वर्तमान में दिलीप कुमार जी के घर पे मेरा काम है, ऋतिक रोशन जी के घर पे मेरा काम चल रहा है और लता जी का काम में कर चुका हूँ। ऐसे बड़े सोनू सूद जी के परिवार में मुझे रहने का मौका मिला, उनके जन्मदिन पे जाने का मौका मिला और उनके चित्रों को जब मैंने
बनाया, तो उनके माध्यम से भी आप ये मान के चलिए कि मेरे पास लगातार उन हस्तियों का काम है, चाहे अजय देवगन जी का परिवार हो, परेश रावल जी का हो, इन सब के पास तो बहुत पहले ही सब काम हो चुके थे। तो मेरे वो यथार्थ चित्र जो हैं, जिनको एक मुट्ठी गज़ल सुनने वालों की बात है, वैसे मेरे चित्र आज भी अपनी एक जगह बना के बैठे हैं। वाह वाह! बहुत ही खुशी की हो रही है हमें आपसे बात करते हुए कि आपका पूरी देश के विभिन्न हिस्सों में काम चल रहा है और आपकी पेंटिंग को लोग सराहना भी उसकी कर रहे हैं। आप आने वाले समय में क्या और अपने मन में प्लान रख कर बैठे हैं कि मुझे अब इस पेंटिंग की विधा में ये काम और करना है, जो अभी शायद अभी हुआ नहीं है आप? आमतौर पे ये कहा जाता है कि कला की ज़िंदगी इतनी लंबी होती है कि कलाकार समाप्त होते जाते हैं, पर कला कभी समाप्त नहीं होती। अब रहा सवाल मेरे जीवन का या मेरी कला यात्रा का, तो इसमें ये हुआ है कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कर लिया, लिम्का बुक में नाम शामिल कर लिया, इंडिया बुक में नाम शामिल कर लिया, राष्ट्रीय पुरस्कार ले लिया, स्टेज पुरस्कार ले लिए, समाज के जितने और भी वर्ग हैं उन्होंने मुझे सम्मानित किया। तो पुरस्कार और ये सब कुछ मिलने के बाद मैं कला में विराम नहीं लगा रहा। मेरे जीवन के आखिरी पड़ाव तक, जब तक मेरी सांसें, मेरे हाथ, मेरी आंखें मेरा साथ दे रहे हैं, तब तक मैं कला की सेवा करता रहूँगा। और बस अभी भी मेरे मन में एक विचार है कि मैं नारी जीवन पे एक ऐसा काम करना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन का एक उद्देश्य भी था, कि अतीत से वर्तमान समाज तक नारी की स्थिति की एक सीरीज मैं ऐसी बना रहा हूँ कि भगवान श्री राम के ज़माना की बात हो, और चाहे कृष्ण के ज़माने की बात हो, और वर्तमान समाज की बात हो, कि नारी के प्रति जो समाज का नज़रिया रहा है वो मैं प्रदर्शित करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको कि नए-नए विचार आपके मन में आ रहे हैं, आप कुछ नया काम करना चाहते हैं। चित्रकला को लेकर कुछ याद आ रहा है कि कोई ख़ास कोटेशन आपको याद आ रहा है? क्योंकि ये ऐसी विधा है जिसमें बहुत सारे लोग, अभी नवोदित प्रतिभाएँ भी आ रही हैं, उनके लिए वो एक प्रेरणा का काम करे। मैं ये मानता हूँ, और हमेशा जब भी बच्चों के बीच में या नए चित्रकारों के बीच में ये बात होती है कि आप चित्रकारी की विधा में, तो मैं पहले बोल देता हूँ कि देखो भाई, ये वो विधा है कि जिसकी जो परिणाम हैं वो जीवन के बड़े आखिरी पड़ाव पे आते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है। आप ये ना सोचें कि नहीं साहब, मैंने आज किया और कल मुझे इसके परिणाम मिल जाए, मैंने आज किया और कल मेरी पेंटिंगें बिकने लगें। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। आपको बहुत हद तक अपने स्वयं के अनुशासन में रह के और बिना भटके हुए अपने आप को, स्वयं को अनुशासित करके आपको इसकी सेवा करना है। जितनी आप सेवा करेंगे उतने अच्छे परिणाम आपके निकलेंगे, और आपको किसी एक को आदर्श मानना पड़ेगा। आप अगर चार तरफ भटकेंगे तो आखिरी में आपकी पेंटिंग किसी लायक नहीं बचेगी, क्योंकि उसमें वो सब नहीं दिखेगा जो हम दिखाना चाहते। ऐसे में आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, किसी को एक आदर्श मान लें, उसके बाद आप अपनी एक पहचान बनाएं, जिसको आमतौर पे हस्ताक्षर बोलते हैं, कि वो हस्ताक्षर जिससे आपकी पहचान हो, ऐसी आपकी पेंटिंग होना चाहिए। और सभी सीखने वालों के अंदर एक ऐसी बात हो जो मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे बुरे की तुमको पहचान दे के जाऊँगा, हर चेहरे को पढ़ने वाली नज़र दे के जाऊँगा। मैं उस ज़माने का संतरास हूँ यारो, कि पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। ये जो बात है, हर बच्चे को अपने अंदर एक ऐसा संकल्प लेके चलना चाहिए कि वो जो कुछ करे, उसके रहने पे और नहीं रहने पे वो चीज़ अमर रहे। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि लगातार मेहनत होगी, संघर्ष होगा, प्रयास होंगे, तभी कामयाबी हमें मिलेगी, और वो कामयाबी का रास्ता इतना आसान नहीं है, मेहनत ज़रूर लगेगी उसमें। हाँ। सैनी साहब, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका चित्रकला का जो क्षेत्र है लगातार विस्तार पाए, और आप देश के विभिन्न हिस्सों में काम करते रहें, नई नई पेंटिंग बनाते रहें, और लोग उसको दीदार करते रहें उसका, और सराहना करते रहें। इतना जो आपने वक्त दिया हमें और इतना हमसे जो चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और आपके माध्यम से जो मेरी बात अन्य कलाकारों तक और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग तक, या समाज में कला के प्रति प्रेम रखने वाले लोगों तक जो पहुंच रही है, ये मेरे सौभाग्य हैं कि आपके साथ मैं अपनी बातों को साझा कर पाया। और सभी कलाकारों से मेरा कहना है कि बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे अगर आपके संकल्प मजबूत हैं। धन्यवाद।